हेलो एवरीवन। आज है 8 जून 2025। तो आज के हम द हिंदू के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज क्या है टॉपिक हमारे विनफास्ट का भारत में निवेश, जो वियतनाम की कंपनी है विनफास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो वो भारत में इन्वेस्ट करने का सोच रही है। अपराधियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डाटा संग्रह, मतलब दिल्ली और राजस्थान में क्या है कि अपराधियों को अब मतलब उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू कर दिया गया है। हरित मार्ग चुनने के लिए नया ऐप लॉन्च किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है वियतनाम ऑटोमेकर विनफास्ट टू टैप इंडियाज़ ह्यूज ईवी पोटेंशियल। कि वियतनाम की जो कंपनी है विनफास्ट वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। वियतनामी वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारत के तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल बाज़ार में बड़ा निवेश करने की योजना बनाई है, क्योंकि आपको पता ही है भारत बहुत बड़ा बाज़ार बनता जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। कंपनी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण सुविधा प्राप्त करने के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, जिसमें पहले चरण में $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर होंगे और दूसरे चरण में फिर बाकी जो जितने रहेंगे। पहले चरण में उन्होंने कहा है कि $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि प्रति वर्ष 1,50,000 वाहनों का उत्पादन क्षमता के साथ एक अत्याधुनिक ईवी उत्पादन केंद्र बनाना है। मतलब कि ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनका उत्पादन करने का एक जो हर एक साल 1,50,000 व्हीकल बनाए जाएंगे। विनफास्ट ने जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अपनी पहली 2 इलेक्ट्रिक एसयूवी VF6 और VF7 लॉन्च करके भारतीय बाज़ार में औपचारिक प्रवेश किया है। मतलब जनवरी में वो प्रवेश कर चुकी हैं भारत में। पहले उन्होंने जो एसयूवी और VF6 और VF7 लॉन्च किया था, ये मॉडल विशेष रूप से भारत के लिए राइट हैंड ड्राइव संस्करण में विकसित किया गया है। कंपनी का लक्ष्य है कि भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ती ईवी मांग का लाभ उठाना और देश भर के डीलरशिप नेटवर्क स्थापित करना। मतलब पूरे देश भर में डीलरशिप उनका नेटवर्क वो अपना बनाना चाहते हैं, इसी वजह से भारत में निवेश करो। और भारत बहुत बड़ा बाज़ार है उनका, उनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा विनफास्ट जो है स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन यानी कि CKD किट्स का उपयोग करके वाहनों को असेंबल करने की योजना बनाएगी, जिससे आयात शुल्क जो 100% घटकर 15% तक कम होगा और कीमतें प्रतिस्पर्धी रहेंगी। कंपनी ने 2025 के मध्य से ही उत्पादन शुरू करने और 33,000 शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की योजना बनाई है। ये कदम भारत की 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के 2030 तक के लक्ष्य को संरेखित करता है। मतलब कि भारत की जो 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है वो 2030 तक जो लक्ष्य है भारत का, उसको पूरा करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। अब देखिए विनफास्ट वियतनाम की जो अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी अपनी उन्नत तकनीकों के लिए जानी जाती है, जो कि डिज़ाइन, बैटरी प्रौद्योगिकी, स्मार्ट फीचर्स और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियों पर केंद्रित है। अब देखिए इसमें मतलब इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे। बैटरी प्रौद्योगिकी और चार्जिंग, उच्च क्षमता वाली बैटरी होगी। विनफास्ट ने अपनी बैटरी तकनीक में सुधार किया है, जिससे वाहनों की रेंज में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए VF9 मॉडल की EPA प्रमाणित रेंज इको ट्रिम के लिए 330 मील और प्लस ट्रिम के लिए 291 मील है। यह रेंज चिंता को कम करता है और लंबी यात्राओं के लिए उपयुक्त है। तेज चार्जिंग, विनफास्ट ने फास्ट चार्जिंग तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि पारंपरिक 120 वोल्ट आउटलेट की तुलना में 8 गुना तेज चार्जिंग प्रदान करता है। यह व्यस्त जीवन शैली वाले ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है। V2X एंड द्विपक्षीय चार्जिंग होगी। इसमें कंपनी वाहन से सब कुछ, मतलब कि व्हीकल टू एवरीथिंग V2X एंड द्विपक्षीय चार्जिंग जैसे नवाचारों पर काम कर रही है, जो कि भविष्य में वाहनों को ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनाएगा। सहयोग इसमें क्या होगा, विनफास्ट ने CATL, गोशन हाईटेक और पोलोगियम जैसे बैटरी निर्माताओं के साथ साझेदारी की है, ताकि वैश्विक मानकों के अनुरूप बैटरी तैयार की जा सके।
विनफास्ट की सहायक कंपनी विनएस बैटरी अनुसंधान, चार्जिंग और रिसाइकलिंग पर काम करती है, जो कि कंपनी के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब इसमें और क्या फीचर है कि उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली होगी, ADAS फीचर्स होंगे। विनफास्ट के वाहन विशेष रूप से VF8 ADAS से लैस हैं, जिसमें रडार, लीडार, कैमरे और सेंसर शामिल हैं। यह सिस्टम ड्राइवर की थकान और तनाव को कम करता है, जिससे टक्कर और दुर्घटनाओं का जोखिम कम होता है। सुरक्षा सुविधाएं VF8 में रियर व्यू कैमरा, स्वचालित हेडलाइट्स और 360 डिग्री निगरानी सिस्टम शामिल है, जो कि सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करते हैं। कैमरा सिस्टम दूरी मापने के लिए रंग कोडित लाइनें, यानी कि लाल जो 30 से 50 सेंटीमीटर, पीला 50 से 200 और हरा 200 से 300 सेंटीमीटर तक प्रदान करता है। तो इसमें कैमरे की सुविधा भी होगी सुरक्षा के लिए। बच्चों की सुरक्षा, विनफास्ट ने VR इमेजिंग के साथ साझेदारी की है, ताकि इन कैबिन रडार तकनीक के माध्यम से वाहन में छूटे बच्चे का पता लगाया जा सके, जिससे गर्म कारों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। एशियन एनकैप रेटिंग, विनफास्ट के पहले मॉडलों ने एशियन एनकैप से 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग प्राप्त की है, जो कि इसकी सुरक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्मार्ट और कनेक्टेड फीचर्स होंगे इसमें, इंटेलिजेंस, इंफोटेनमेंट। विनफास्ट के वाहन सिरेन सॉफ्टवेयर और अमेजॉन एलेक्सा जैसे AI आधारित वॉइस असिस्टेंट से लैस हैं, जो कि नेविगेशन, मनोरंजन, स्मार्ट होम कंट्रोल को सक्षम बनाते हैं। विनफास्ट ऐप लॉन्च किया जाएगा। यह ऐप ग्राहकों को वाहन डेटा तक पहुंच, रिमोट कंट्रोल, नेविगेशन, मेंटेनेंस, बुक और रोड साइड सहायता प्रदान करता है। ओवर द ईयर अपडेट्स, विनफास्ट के वाहन ओवर द ईयर अपडेट्स के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप्स और फीचर्स का नियमित रूप से अपडेट करते हैं, जिससे वाहन हमेशा नवीन तकनीक से लैस रहता है। AI और बिग डेटा, विन ग्रुप की सहायक कंपनियां विनल और विन बिग डाटा और AL और बिग डेटा तकनीकों का उपयोग करके स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स विकसित करती हैं। डिज़ाइन और विनिर्माण, प्रीमियम डिज़ाइन, विनफास्ट के वाहन पिनिनफेरिना और इटैल डिज़ाइन ड्यूगारियो जैसे कि यूरोपियन डिज़ाइन हाउसेस के साथ इन्होंने कोलैब किया है, जो कि स्पोर्टी, वायु गतिकीय और प्रीमियम सौंदर्य प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए VF8 में LED एक्सेंट लाइटिंग और एर्गोनोमिक इंटीरियर है। मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो यूरोपियन कंपनी के साथ कोलैब करके बनाया जाएगा। उच्च स्वचालन होगा इसका। विनफास्ट का है फोंग, वियतनाम के साथ कारखाना 90% स्वचालन के साथ बनाया गया है, जो उत्पादन दक्षता को बढ़ाता है। भारत में तमिलनाडु के थूथुकुडी में बन रहा नया संयंत्र भी इस मॉडल का अनुसरण करेगा। स्थानीयकरण, भारत में विनफास्ट CKD यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन किट्स का उपयोग करके वाहनों को असेंबल करेगा, जिससे आयात शुल्क कम होगा और लागत प्रभावी उत्पादन संभव है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कैसा रहेगा, साझेदारी की जाएगी। विनफास्ट ने बोस्ट मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है, ताकि चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित किया जा सके, जो भारत सहित वैश्विक बाजारों में EV अपनाने को बढ़ावा देगा। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, कंपनी का लक्ष्य चार्जिंग सुविधाओं को सुलभ और विश्वसनीय बनाना है, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। वारंटी और विश्वसनीयता, लंबी वारंटी, विनफास्ट ने VF7 और VF8 के लिए 10 साल यानी कि 2 लाख किलोमीटर और VF6 के लिए 7 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी प्रदान करता है। हाई वोल्टेज बैटरी के लिए 10 साल VF7, 8 और 8 साल VF6 और असीमित माइलेज वारंटी है, जो कि 70% मूल दक्षता की गारंटी देती है। तो ये इसमें ऐसे फीचर्स है, इसमें वारंटी भी दी जाती है। गुणवत्ता पर ध्यान, विनफास्ट ने ग्राहक फीडबैक के आधार पर VF8 जैसे कि मॉडलों में शोर, कंपन और कठोरता में सुधार किया, जिससे कैबिन का अनुभव शांत और आरामदायक हुआ है। भारत में तकनीकी रणनीति, लॉन्च मॉडल भारत में VF6 और VF7 राइट हैंड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च किए गए हैं, जो कि भारतीय बाजार की ज़रूरतों के अनुकूलित हैं। ये मॉडल प्रीमियम इंटीरियर, बड़ी रेंज और स्मार्ट फीचर्स प्रदान करते हैं। उत्पादन इसका तमिलनाडु के थूथुकुडी में 400 एकड़ में फैला संयंत्र जून 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। मतलब जून 2025 तक, मतलब अभी जो मंथ चल रहा है उसमें ही शुरू होने की उम्मीद की जा रही है, जो कि 1,50,000 वाहनों की वार्षिक क्षमता के साथ स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देगा।
प्रतिस्पर्धी कीमत इसकी क्या होगी? CKD असेंबली के माध्यम से लागत कम करके विनफास्ट भारतीय बाजार में टाटा, महिंद्रा, हुंडई और अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहा है। तो ये थे इसके सारे फीचर्स। और अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली एंड राजस्थान बिगन स्टोरिंग फिंगरप्रिंट्स आइरिस स्कैन ऑफ अरेस्टिस। मतलब कि गिरफ्तारियों के लिए जो गिरफ्तार लोग होते हैं, जो मतलब जिनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके लिए दिल्ली और राजस्थान ने शुरू किया कि उनके फिंगरप्रिंट्स और जो आइरिस स्कैन है वो उससे डाटा इकट्ठा किया जाएगा, मतलब डाटा उनका इकट्ठा होगा। डेटा को एक केंद्रीय सर्वर में संग्रहित किया जा रहा है। DNA संग्रह चेहरा मिलान का CRPI अधिनियम के तहत उल्लेख नहीं है, लेकिन NCRB उन्होंने 1300 स्थानों पर लागू करने के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। राज्यों का कहना है कि बड़ी फॉरेंसिक लॉजिस्टिक्स क्षमताओं की आवश्यकता है। मतलब जो राज्य हैं दिल्ली और राजस्थान, वो चाहते हैं इसके लिए बहुत बड़ी फॉरेंसिक लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है। राजस्थान और दिल्ली की पुलिस देश में पहली ऐसी पुलिस बन गई है जो कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के साथ या अपराध के आरोपी कुछ अन्य लोगों के बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट, रेटिना, आइरिस स्कैन की रिकॉर्ड संग्रहित और विश्लेषण करती है। अपराधी प्रक्रिया अधिनियम क्या है जिसके तहत ये सब किया जाएगा? अपराधी प्रक्रिया अधिनियम 2022 भारत में अपराधियों की पहचान और जांच को मजबूत करने के लिए लागू किया गया एक कानून है। ये 4 अप्रैल 2022 को संसद द्वारा पारित हुआ था और 18 अप्रैल 2022 को अधिसूचित किया गया था। ये अधिनियम पुराने पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित करता है और आधुनिक तकनीकों को शामिल करके अपराधियों की पहचान प्रक्रिया को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसमें क्या होगा, इसके फीचर मतलब इस क्या कानून में प्रावधान किए गए हैं? डाटा संग्रह की अनुमति। ये अधिनियम पुलिस और जांच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के बायोमेट्रिक डेटा, जैविक डाटा एकत्र करने की अनुमति देता है, जिसमें क्या शामिल है? फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन जो आंखों और पुतलियों का स्कैन होता है, रेटिना स्कैन, फिजिकल मेजरमेंट, हस्ताक्षर और लेखन नमूने, DNA के नमूने जो विशिष्ट मामलों में होते हैं यदि ज़रूरी हो और अदालत की अनुमति के बिना ये नहीं किए जाएंगे। DNA के जो मतलब टेस्ट होते हैं। व्यवहारात्मक डाटा जैसे कि चाल उसकी कैसी, आवाज़ कैसी और अन्य विशिष्ट विशेषताएं भी इकट्ठी की जा सकती हैं। लागू होने मतलब किन व्यक्तियों पर लागू होता है? यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए हैं, दोषी ठहराए गए हों, निवारक हिरासत में हों। गंभीर अपराध जैसे कि हत्या, आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों के लिए डाटा संग्रह जरूरी हो सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यदि अपराध छोटा है, 7 वर्ष से कम सजा का है, तो व्यक्ति डाटा संग्रह से इनकार कर सकता है बशर्ते इसका कारण दर्ज किया जाए। मतलब कि उस व्यक्ति को इनकार करने का भी अधिकार है, बस उसका कारण बताना होगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। छोटे अपराधों के लिए डाटा भंडारण और उपयोग कैसा होगा इसका? एकत्रित डेटा को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा केंद्रीकृत डेटाबेस में इकट्ठा किया जाता है। डेटा को 75 वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति बरी हो जाता है या मामले में दोष मुक्त हो जाता है तो डाटा हटाने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं कि अगर एक बार किसी व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया और बाद में वो बरी हो जाता है, मतलब कि अपने अपराध मुक्त हो जाता है, तो फिर उसका डाटा को डिलीट भी हो सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल होगी क्योंकि आप खुद सोचिए इतना आसान नहीं है किसी व्यक्ति का पूरी तरह से डाटा को मतलब कि रिमूव करना, है ना। डेटा का उपयोग अपराध की जांच, पहचान और रोकथाम के लिए किया जा सकता है। DNA संग्रह। DNA नमूने केवल गंभीर अपराध जैसे कि हत्या, बलात्कार के लिए मैजिस्ट्रेट की अनुमति से इकट्ठे किए जा सकते हैं। DNA संग्रह के लिए विशेष दिशा निर्देश सुविधाएं अभी विकसित की जा रही हैं, इसलिए कई राज्यों में इसे अभी लागू नहीं किया गया है। प्रक्रिया और सुरक्षा कैसी होगी इसकी? डाटा संग्रह केवल अधिकृत अपराधी जिसमें पुलिस उप निरीक्षक या उससे ऊपर के जो रैंक है उनके द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। डाटा की गोपनीयता मतलब प्राइवेसी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। डाटा संग्रह के दौरान मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका भी प्रावधान किया गया है। उद्देश्य क्या है इसके? अपराधियों की सटीक पहचान सुनिश्चित करना, बार बार अपराध करने वाले अपराधियों पर नज़र रखना, जांच प्रक्रिया को तेज और तकनीकी रूप से उन्नत करना, आधुनिक बायोमेट्रिक और जैविक तकनीकों का उपयोग करके अपराध नियंत्रण में सुधार करना। विवाद और चिंताएं क्या हैं? गोपनीयता का उल्लंघन। कई विशेषज्ञों और नागरिक अधिकार समूहों ने डेटा के दुरुपयोग, निजता के अधिकार के उल्लंघन की चिंता जताई है। अधिक शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। पुलिस को दी गई व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग होने की भी ये आशंका, ये चिंताएं मतलब चुनौतियां आ सकती हैं।
पारदर्शिता में कमी हो सकती है। डाटा भंडारण और उपयोग की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही की कमी पर भी सवाल उठे हैं। तकनीकी बुनियादी ढांचा डीएनए और अन्य उन्नत डेटा संग्रह के लिए कई राज्यों में अभी तक पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं नहीं हैं। वर्तमान में स्थिति क्या है? राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने आंखों की पुतलियां, रेटिना और उंगलियों के निशान संग्रह शुरू कर दिए हैं। डीएनए संग्रह अभी व्यापक रूप से लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसके लिए विशेष प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षित कर्मियों की ज़रूरत है। एनसीआरबी डेटाबेस को मजबूत करने और डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम चल रहा है। इसका कानूनी ढांचा क्या है? यह अधिनियम जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और अन्य संबंधित कानूनों के साथ समन्वय में काम करता है। डाटा संग्रह और उपयोग में डाटा संरक्षण कानून जैसे कि प्रस्तावित डाटा संरक्षण बिल के प्रावधानों का पालन करना होगा। तो हमारी जो अगली नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यू ऐप हेल्प्स कंप्यूटर्स पिक ग्रीनर रूट्स ऑन रोड। मतलब कि रोड पर ग्रीनर रूट्स को फाइंड करने के लिए, उनको पिक करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ड्रम, DRUM। द ड्रम ऐप developed by IIT Kharagpur research has shown promise to simultaneous and will soon start real-world tests. It makers are also exploring integrating data from low-cost sensors on street poles and those carried by commuters. तो ये ड्रम ऐप IIT खड़गपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने ड्रम डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म है, नामक एक ऐप विकसित किया है जो कि यात्रियों को शहरों में वायु गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता और रियल टाइम डेटा के आधार पर हरित मार्ग चुनने में मदद करता है। ये ऐप गूगल मैप्स की तरह काम करता है, लेकिन इसमें वायु प्रदूषण और ऊर्जा खपत को कम करने की अलावा विशेषता भी है। इसके बनाने के कारण और महत्व क्या रहेगा, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? वायु प्रदूषण कम करना। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से दिल्ली जैसे प्रदूषित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जैसे कि जो PM2.5 PM10 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये ऐप यात्रियों को कम प्रदूषण करने वाले मार्ग चुनने में मदद करेगा, जिससे प्रदूषण जोखिम 50% तक कम हो सकता है। ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। वाहनों की ऊर्जा खपत जो ईंधन या बिजली को कम करने के लिए ऐप LECR लो एनर्जी कंजम्पशन रूट प्रदान करता है। यह सड़क की ढलान और गति जैसे कारकों को ध्यान में रखकर ऊर्जा खपत को 28% तक कम करता है, जो कि पर्यावरण और लागत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। पर्यावरण के अनुकूल गतिशीलता। शहरी गतिशीलता को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए यह ऐप उपयोगकर्ताओं को दूरी, समय, प्रदूषण और ऊर्जा खपत के बीच संतुलन बनाने का एक विकल्प देता है, जिससे हरित यात्रा को बढ़ावा मिलता है। शहरी समस्याओं का समाधान होगा। भारत के शहरों में बढ़ते यातायात और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए यह ऐप रियल टाइम डेटा उपयोग करके वैकल्पिक मार्ग सुझाता है, जो कि पारंपरिक नेविगेशन ऐप्स जैसे कि गूगल मैप से अलग हैं, क्योंकि यह केवल समय और दूरी पर ध्यान नहीं देता है बल्कि पर्यावरणीय कारकों को भी प्राथमिकता देता है। नवाचार और अनुसंधान। IIT खड़गपुर की मस्ट लैब मोबिलिटी एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी लैब ने इसे एक शोध परियोजना के रूप में विकसित किया। इसका उद्देश्य शहरी गतिशीलता में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, वास्तविक दुनिया में इसका प्रभाव को परखना है। तो ये भी इसके एक कारण है कि नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ऐसी जो ऐप है लॉन्च किए जा रहे हैं। जागरूकता और स्थिरता। ये ऐप उपयोगकर्ताओं में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाता है ताकि वे अपनी यात्रा के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सकें और टिकाऊ विकल्प चुन सकें। अब देखिए इस एप्लीकेशन के मतलब सॉफ्टवेयर के जो ये ऐप है इसके क्या क्या फीचर्स है, विशेषताएं क्या हैं। ये 5 मार्ग के विकल्प देता है। सबसे छोटा मार्ग, तेज मार्ग, कम प्रदूषण वाला, कम ऊर्जा खपत वाला और सभी कारकों का संतुलित सुझाया गया मार्ग, मतलब जिसमें ये सभी कारकों। प्रदर्शन कैसे होगा इसका? दिल्ली में किए गए परीक्षणों में लीप मार्ग के मध्य दिल्ली में प्रदूषण जोखिम को 50% से अधिक कम किया। हालांकि यात्रा समय 40% बढ़ गया है। LECR ने दक्षिण दिल्ली में ऊर्जा खपत को कम किया है। कार्यप्रणाली क्या है इसकी? यह ऐप रियल टाइम वायु और यातायात डेटा का उपयोग करता है। यह दूरी, समय, प्रदूषण जोखिम और ऊर्जा खपत जैसे कारकों को प्राथमिकता देता है।
ऊंचाई व औसत गति के आधार पर ऊर्जा खपत की गणना करता है। परीक्षण इसका दिल्ली के पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और मध्य गलियारों में सिमुलेशन के माध्यम से ऐप का परीक्षण किया गया है, जहां छोटे या तेज मार्गों में प्रदूषित या क्षेत्रों से गुजरने की समस्या सामने आई है। भविष्य की योजनाएं क्या? IIT खड़गपुर के मस्ट लैब में प्रो अर्कोपाल किशोर गोस्वामी के नेतृत्व में अब वास्तविक दुनिया में इसका परीक्षण करने की योजना है। अब देखिए ड्रम ऐप कैसे काम करता है, मतलब इसका पूरा जो कार्य प्रणाली है वो क्या रहेगी। रियल टाइम डेटा का उपयोग होगा। ऐसा ऐप वायु गुणवत्ता, यातायात की स्थिति, सड़क की ऊंचाई और औसत गति जैसे डाटा को इकट्ठा करता है। यह डाटा सेंसर, मौसम डाटा और ट्रैफिक API जैसे कि गूगल मैप से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले ये अपने रिकॉर्ड में पूरा डाटा इकट्ठा करेगा। मार्ग विकल्पों की गणना करेगा। ऐप एक उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है जो कि निम्नलिखित आधार पर 5 प्रकार के मार्ग सुझाएगा। सबसे छोटा मार्ग दूरी के आधार पर, सबसे तेज समय के आधार पर, कम प्रदूषण वाला, उन क्षेत्रों से बचाता है जहां वायु प्रदूषण ज़्यादा हो। कम ऊर्जा खपत वाला मार्ग, वाहन की ऊर्जा खपत, ईंधन या बिजली को कम करने के लिए सड़क की ऊंचाई और गति जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। सुझाया गया मार्ग दूरी, समय, प्रदूषण और ऊर्जा खपत का संतुलन बनाता है। एल्गोरिदम का कार्य क्या होगा? ऐप रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है और एक गणितीय मॉडल के आधार पर प्रत्येक मार्ग का स्कोर बनाता है। यह स्कोर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं जैसे कि कम प्रदूषण या कम ऊर्जा के आधार पर अनुकूलित होता है। ऊर्जा खपत की गणना वाहन के प्रकार, सड़क की ढलान और औसत गति के आधार पर की जाती है। उपयोगकर्ता इंटरफेस क्या होगा इसका? उपयोगकर्ता अपनी शुरुआती और अंतिम लोकेशन दर्ज करता है, जैसे कि गूगल मैप में। ऐप 5 मार्ग विकल्प प्रदर्शित करता है, जिनमें प्रत्येक मार्ग का समय, दूरी, प्रदूषण, जोखिम और ऊर्जा खपत का अनुमान होता है। उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार जो रूट है उसको चयन कर सकता है। परीक्षण परिणाम क्या है इसके? दिल्ली में सिमुलेशन टेस्ट में लीप मार्ग ने मध्य दिल्ली में प्रदूषण जोखिम को 50% से अधिक कम किया, हालांकि यात्रा समय जो 40% बढ़ गया है। LECR मार्ग ने दक्षिण दिल्ली में ऊर्जा खपत को 28% तक कम किया है। ये परिणाम ये दर्शाते हैं कि ऐप प्रदूषण और ऊर्जा खपत को कम करने में प्रभावी है, खास करके जो प्रदूषित शहरी क्षेत्र है वहाँ पर। तकनीकी ढांचा क्या रहेगा इसका? ऐप वेब आधारित है, जिसे मोबाइल या डेस्कटॉप पर एक्सेस किया जा सकता है। ये क्लाउड आधारित सर्वर पर काम करता है जो कि रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है। भविष्य में इसे मोबाइल ऐप के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। वास्तविक दुनिया में लागू करने की योजना क्या है? अभी यह सिमुलेशन पर आधारित है, लेकिन IIT खड़गपुर की मस्ट लैब वास्तविक दुनिया में इसका परीक्षण करने की योजना बना रही है। इसके लिए वाहनों में सेंसर लगाए जा सकते हैं और जो अधिक सटीक डेटा प्रदान करते हैं। उदाहरण अगर हम इसका देखें तो अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आप दिल्ली में मान लीजिए कनॉट प्लेस से नोएडा जाना चाहते हैं, तो आप ड्रम ऐप में अपनी लोकेशन दर्ज करते हैं तो आप 5 मार्ग दिखाए जाएंगे, जैसे कि सबसे छोटा 15 किलोमीटर लेकिन प्रदूषित क्षेत्रों से होकर गुजरता है। दूसरा लीप मार्ग 18 किलोमीटर कम प्रदूषण वाले क्षेत्रों से जाता है और समय 10 मिनट ज़्यादा लगता है। LECR मार्ग 17 किलोमीटर कम ढलान वाली सड़कों का उपयोग, ऊर्जा खपत 20% तक कम। आप अपनी प्राथमिकता के आधार पर मार्ग चुन सकते हैं। यह ऐप पर्यावरण के अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से प्रदूषित शहरों में ये उपयोगी होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक द हिंदू के, जिसमें हमने देखा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे तो हम यही टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज हम इसमें MCQ नहीं डाल पाए, कोई बात नहीं, तो फिर कल को हम कल के जो करंट अफेयर होंगे उसमें MCQ लेकर आएंगे और मिलते हैं हम फिर कल की न्यूज़ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।